सुबह हुई तो गार के अंदर ऊंची छत के उभरे हुए पत्थरों के पीछे किसी जगह से दिन की रोशनी अंदर आने लगी। इस रोशनी से शेर खान और शौकत अली को पता चला कि बाहर दिन निकल आया है। शेर खान ने कहा, हाँ, गार से निकलकर इर्द गिर्द के माहौल का जरा जायजा लेना चाहिए। क्या ख्याल है? शाहिद अली बोला, अच्छा ख्याल है। एक पत्थर पर लगी बड़ी मोमबत्ती छोटी सी रह गई थी मगर अभी तक जल रही थी। शेर खान ने मोमबत्ती बुझाई और वो दोनों गार में से गुजरकर बाहर चट्टानों में निकल आए। उन्होंने पलटकर गार के थाने को देखा। इसमें कोई शक नहीं था कि गार के थाने के सामने खड़ी चट्टानों और बड़े बड़े पत्थरों ने इस तरीके से उसे छुपा रखा था कि वहां से गुजरने वाले को नजर नहीं आ सकता था। इन बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों के दरमियान कोई रास्ता नहीं था। उन्हें बाज पत्थरों के ऊपर से और बाज चट्टानों की ढाल के बिल्कुल साथ लगकर बाहर निकलना पड़ा। वो चट्टानों से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि आगे एक ढलान थी जिसके नीचे एक खुश्क बरसाती नाला जा रहा था जो छोटे बड़े सैकड़ों पत्थरों से अटा पड़ा था। नाले में कहीं कहीं जंगली झाड़ियां भी उगी हुई थी। दोनों कमांडो मुजाहिद वहीं थे। नाले के दूसरे किनारे पर एक पहाड़ी टीले की ढाल थी। उस टीले के ऊपर धूप निकली हुई थी। कमांडो शेर खान ने वक्त देखकर कहा, अभी 7:15 ही बजे हैं। शाहिद अली बोला, दूसरी तरफ भी चलकर देखते हैं कि उधर क्या है। वो उठे और वापस चलते हुए गार की दूसरी तरफ आ गए जहां जमीन ऊंची नीची थी। हर तरफ चट्टाने और बड़े बड़े पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे थे। ये वो पत्थर थे जो सैकड़ों बरस की जलजलों के असर से पहाड़ की चोटी से टूट टूट कर नीचे गिरे थे। एक तरफ से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कहीं ऊपर से पानी गिर रहा हो। वो उस तरफ 6-7 कदम चले तो देखा कि 2 भूरे रंग की देवकामत चट्टानों के दरमियान एक छोटा सा पानी का तालाब बना हुआ है। इस तालाब में एक चट्टान के शगाफ में से पानी की पतली सी धार निकलकर गिर रही थी। उसने बैठकर पानी में हाथ डाला। पानी बहुत ठंडा था। शेर खान ने एक घूंट पानी पिया और बोला, पानी मीठा है। शाहिद अली कहने लगा, ये मिट्टी के पहाड़ नहीं, चट्टानी पहाड़ के पत्थर हैं और पत्थरों के पहाड़ों में से निकलने वाला पानी मीठा और शफाफ होता है। शाहिद अली ने भी पानी का घूंट पिया। उन्होंने मुंह हाथ धोया, मजीद पानी पिया और जिस पहाड़ी रास्ते से इन चट्टानों के दरमियान आए थे उसी रास्ते से होते हुए अपने खुफिया ठिकाने पर वापस आ गए। कुछ देर गुजरने के बाद शौकत अली का भेजा हुआ एक मुजाहिद उनके लिए खाना वगैरह लेकर आ गया और कहने लगा, लाला शौकत ने कहा है अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता दे। शाहिद अली ने कहा, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुजाहिद ये कहकर वापस चला गया कि मैं शाम को रात के खाना लेकर आऊंगा। शेर खान और शाहिद अली को पूरा दिन गार में गुजारना था। इस किस्म की मुशक्कत से वो कभी बोर नहीं होते थे और ना दिल बर्दाश्ता हुए थे। इन बातों का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो एक तरह से मैदानी जहाद में थे और जहाद की बरकत से अल्लाह ताला ने उनके लिए हर सख्ती और मुशक्कत को आसान कर दिया था। शाम के वक्त वही मुजाहिद खाना लेकर आया तो उसने बताया कि लाला शौकत आज रात किसी वक्त आएंगे। मुजाहिद चला गया। शाहिद अली ने शेर खान से कहा, लगता है शौकत अली ने उधमपुर जेल में मुलाजिम अपने आदमी से बात कर ली है। शेर खान ने कहा, यह तो शौकत अली के आने के बाद ही मालूम होगा कि असल सूरत हाल क्या है। रात को 10 बजे के बाद शौकत अली भी आ गया। पहाड़ी कोठरी में मोमबत्ती जल रही थी। शौकत अली उनके पास घास के बिस्तर पर बैठ गया। वो कुछ देर खामोश था। शेर खान ने पूछा, शौकत भाई, अपने आदमी से कोई बात हुई? शौकत अली बोला, वो राजी नहीं हुआ। चंद सेकंड के लिए कोठरी में खामोशी छा गई। शाहिद अली ने पूछा, राजी न होने की उस आदमी ने कोई वजह बताई? शौकत अली कहने लगा, वही जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। उसके दिल में भारतीय ताबिज़ फौज के खिलाफ जज्बा इंतकाम की आग जरूर है मगर वो पोते पोतियों वाला है। वो उम्र के आखिरी हिस्से में है। वो कहता है कि मैं ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहता जो मेरे खानदान और उसके मुस्तकबिल को तबाह कर दे। वो रो पड़ा था और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा था, शौकत अली, इस बूढ़े को माफ कर देना। ख्वाजा असदुल्ला को कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करते देखकर मेरा दिल भी खून के आंसू रोता है मगर मैं मजबूर हूँ। तुम नहीं जानते लेकिन मैं यहाँ के हालात जानता हूँ। मैंने तुम्हारी मदद के लिए कोई भी कदम उठाया तो यहाँ की CID को फौरन पता चल जाएगा और भारतीय दरिंदे मेरे खानदान के किसी एक फर्द को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतनी बात सुनाने के बाद शौकत अली खामोश हो गया। शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली क्या कह सकते थे, वो भी खामोश रहे। फिर शौकत अली कहने लगा, लेकिन वो खुफिया तौर पर हमें जेल के बारे में तमाम जरूरी मालूमात फराहम करने पर तैयार है। क्या वो यहाँ आ जाएगा? शेर खान ने पूछा। शौकत अली ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, वो किसी खुफिया जगह पर जाने से भी घबराता है। वो कहता है कि जब से कश्मीरी लीडर को जेल में लाया गया है सारे शहर में और खास तौर पर जेल के आसपास इंटेलिजेंस का जाल बिछा दिया गया है। मुझे उसके घर जाना होगा। शाहिद अली कहने लगा, ठीक है, फिर तुम ऐसा करो कि उससे जेल के अंदर का पूरा नक्शा मालूम कर लो और ये भी हमें इल्म होना चाहिए कि ख्वाजा साहब की गाल कोठरी के बाहर गार्ड संतरियों की क्या पोजीशन है। गार्ड किस वक्त बदलती है और ख्वाजा साहब को टहलवाने के लिए जब कोठरी से निकाला जाता है तो उन्हें किस तरफ ले जाया जाता है और कितने सिपाही उनके आसपास होते हैं। शौकत अली कहने लगा, उसने ये भी बताया है कि अगरचे ये सिविलियन जेल है लेकिन ख्वाजा साहब की सिक्योरिटी का इंतजाम फौज के हाथ में है और कोठरी के बाहर भी डोगरा फौजी पहरा देते हैं। बहरहाल दूसरी तमाम मालूमात उससे फराहम करके ले आऊंगा। शौकत अली उसके कुछ देर के बाद वापस चला गया।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगली रात को शौकत अली वापस आया तो उसके पास एक मोटा तह किया हुआ कागज था। उसने कागज खोलकर मोमबत्ती की रोशनी में कमांडर शेर खान और शाहिद अली के सामने रख दिया और बोला कि ये जेल के अंदर का वो नक्शा है जो मैंने अपने आदमी की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में बनाया है। ये वो फांसी की कोठरी है जहां ख्वाजा असदुल्ला को रखा गया है। इस कोठरी के इर्द गिर्द खारदार तारों की 4 दीवारी बनाई गई है जिसमें रात को बिजली छोड़ दी जाती है। दिन के वक्त जब ख्वाजा साहब को टहलवाने के लिए कोठरी से निकाला जाता है तो 3 फौजी उनके आगे और 3 पीछे होते हैं। 2 मुसल्लह फौजी उनके दाएं बाएं होते हैं। उसके बाद शौकत अली ने जेल के शब-ओ-रोज के बारे में वो तफसीलात बताई जो अपने आदमी ने उससे बयान की थी। ये सब कुछ सुनने के बाद शौकत अली ने शेर खान और शाहिद अली से पूछा, क्या ख्याल है तुम्हारा? शाहिद अली बोला, मैं समझता हूँ कि जो मिशन काफी पेचीदा हो गया है, इसके लिए कोई मंसूबा काफी सोच विचार करके बनाना पड़ेगा। शेर खान ने कहा, जब तक जेल के अंदर के किसी आदमी का हमें ताउन मुयस्सर नहीं होता, हमारे लिए किसी भी मंसूबे पर अमल करना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं, खास तौर पर उन हालात में जो हमें बताए गए हैं। शाहिद अली ने कहा, लेकिन ख्वाजा साहब को भारतीय जेल से निकालना भी जरूरी है। अगर हमने ज्यादा देर कर दी तो भारतीय दरिंदे उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और अगर वो शहीद हो गए तो हमारी तहरीक आज़ादी के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। शौकत अली ने कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? शाहिद अली बोला, एक तरीका हो सकता है। शौकत अली और शेर खान उसकी तरफ देखने लगे। शेर खान ने पूछा, वो क्या? शाहिद अली कहने लगा, क्यों ना हम किसी भारतीय लीडर को अगवा करके उसे जगमाल बना ले। इसके इवज ख्वाजा साहब की रिहाई का मामला हो सकता है। शौकत अली बोला, जम्मू कश्मीर में अव्वल तो कोई भारत का अहम लीडर मौजूद नहीं। ले दे के मकबूजा कश्मीर का कठपुतली वजीर आजम फारूक अब्दुल्ला ही एक अहम शख्सियत है। उसको अगवा कर भी लिया तो भारतीय हुकूमत उसके एवज कभी ख्वाजा साहब को रिहा नहीं करेगी। तीनों मुजाहिद सोच में पड़ गए। उनके जहन में कोई ऐसा लाया अमल या मंसूबा नहीं आ रहा था जो कारगर हो और जिस पर अमल करने से ख्वाजा साहब की रिहाई यकीनी हो। अचानक शेर खान ने कहा, इससे तो बेहतर है कि हम भारत का कोई मुसाफिर बरदार तैयारा अगवा कर लेते। एक ऐसा तैयारा जिसमें कम से कम 100-150 भारतीय शहरी सवार हो। जब उनकी जिंदगी और मौत का मसला दरपेश हो तो भारतीय हुकूमत हमारे मुतालबे के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। भारतीय हुकूमत अपने 100-150 शहरियों की जिंदगी को, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हों, दाव पर नहीं लगा सकती। इस तजवीज को सुनते ही एक सन्नाटा सा तारी हो गया। शौकत अली ने कहा, मैं इस तजवीज़ की हिमायत करता हूँ। इंडियन एयरलाइंस का कोई बोइंग मुसाफिर बरदार तैयारा अगवा करने में कामयाब हो जाते हैं तो ख्वाजा साहब को भारतीय हुकूमत अपने आप रिहा करने पर मजबूर हो जाएगी। इसके अलावा भारतीय हुकूमत पर अखबारात और मुसाफिरों के अजीजों और रिश्तेदारों का भी शदीद दबाव होगा। भारतीय हुकूमत इस शदीद दबाव के आगे ज्यादा देर नहीं ठहर सकेगी। शाहिद अली कहने लगा, इसमें सबसे बड़ा और मुश्किल मरहला यह है कि हम तैयारे में असलहे समेत कैसे दाखिल होंगे। बोइंग तैयारे भारत के बड़े शहरों से परवाज करते हैं। वहाँ सिक्योरिटी का जो जबरदस्त इंतजाम होता है उससे तुम लोग बखूबी वाकिफ हो। शौकत अली ने कहा, सबसे पहले तो हमें यह तय करना होगा कि हम किस शहर से तैयारे को हाईजैक करेंगे। उसके बाद सोचेंगे कि वहाँ की सिक्योरिटी से कैसे निपटा जा सकता है। आजकल इंडियन एयरलाइंस के बोइंग तैयारे भी अंदरूने मुल्क परवाज करते हैं। मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक परवाज करने वाले तैयारे होते हैं। मैं जानता हूँ कि आप दोनों तरबियत याफ्ता कमांडो हैं और तैयारों की हाईजैकिंग भी आपके लिए कोई मसला नहीं, लेकिन आप में से किसी को भी इसका अमली तजुर्बा नहीं है और तैयारे की हाईजैकिंग में कई टेक्निकल नुक्तों पर गौर करना होता है और फिर 2 आदमी इतने बड़े बोइंग तैयारे को हाईजैक नहीं कर सकते। शेर खान बोला, पहली बात तो यह है कि तजुर्बा अमल करने से ही होता है। दूसरी बात यह है कि हम सिर्फ 2 आदमी नहीं हैं, हमारे साथ कम से कम 3 और मुजाहिद भी होने जरूरी हैं। इनमें किसी ऐसे कमांडो मुजाहिद का मौजूद होना बहुत जरूरी है जो खा पायलट ना हो लेकिन उसने हवाबाजी की तरबियत जरूर हासिल कर रखी हो। गैर भी तैयारे को हाईजैक करने के बाद अपनी मर्जी के मुताबिक चलाया जा सकता है, लेकिन तैयारे की टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पर कॉकपिट के अंदर की पेचीदा टेक्नोलॉजी से वाकफियत रखने वाले किसी मुजाहिद की मौजूदगी हमारे मिशन की तक़वियत का बायस होगी। क्या किसी ऐसे मुजाहिद का इंतजाम हो सकता है? शौकत अली सोचने पर मजबूर हुआ और बोला, फौरी तौर पर ऐसा कोई मुजाहिद मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन हमें ऐसा कोई ना कोई नौजवान जरूर मिल जाएगा। तो मुझे 2-1 दिन की मोहलत दो, इस दौरान तुम्हारे लिए यही जगह सबसे महफूज रहेगी। शौकत अली चला गया। उसे गए हुए 2 दिन गुजर गए। तीसरा दिन भी गुजर गया। शाहिद अली ने शेर खान से कहा कि शौकत अली किसी ऐसे मुजाहिद की तलाश में निकल गया है जो तैयारी की टेक्नोलॉजी से वाकिफ है। शेर खान बोला, तुम्हें उसका इंतजार करना ही होगा क्योंकि हमारी पार्टी में किसी तरबियत याफ्ता टेक्निकल मुजाहिद का होना जरूरी है। चौथा दिन भी गुजर गया। चौथे रोज रात के पहले पहर में शौकत अली आ गया। उसके साथ एक गोरा चिट्टा खुशशक्ल मुजाहिद भी था। शौकत अली ने शेर खान और शाहिद अली से उसका तारुफ करवाते हुए कहा, ये मुजाहिद मीर हमजा है। ये इंडियन एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ में 10 बरस मुलाजिमत कर चुका है
और तैयारा चलाने की तरबियत भी हासिल कर चुका है। दूसरी बात यह है कि मीर हमजा भारत के अहम शहरों के हवाई अड्डों के बारे में काफी मालूमात रखता है। ये सब लोग बैठ गए और मोमबत्ती की रोशनी में बातें करने लगे। मीर हमजा ने कहा, शौकत अली ने मुझे आपके मंसूबे के बारे में सब कुछ बता दिया है। मेरी राय ये है कि हमें किसी बड़े मुसाफिर बरदार बोइंग तैयारे को अगवा करने से गुरेज करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि बड़े तैयारे में मुसाफिरों की तादाद 350 के करीब होती है और मुसाफिरों की इतनी ज्यादा तादाद हमारे लिए मुख्तलिफ मसाइल खड़े कर सकती है। शेर खान ने मीर हमजा से पूछा, लेकिन ये बात भी है कि मुसाफिरों की तादाद जितनी ज्यादा होगी भारतीय हुकूमत पर उतना ही ज्यादा दबाव पड़ेगा। मीर हमजा कहने लगा, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, इतने ज्यादा मुसाफिरों को संभालना मुश्किल हो जाएगा और हम पर तैयारे के अंदर किसी भी मुसाफिर के हमले का खतरा मौजूद रहेगा। शाहिद अली ने पूछा, फिर तुम क्या कहते हो? मीर हमजा ने कहा, हमें तादाद की बजाय मुसाफिरों की समाजी हैसियत को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। बाज़ शख्सियत ऐसी होती है कि 100 मुसाफिरों के मुकाबले में उस एक शख्सियत का दबाव हुकूमत पर ज्यादा होता है। शाहिद अली बोला, तुम्हारा मतलब है कि हम भारत के किसी लीडर को अगवा करें तो एक तो उन लोगों के साथ सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम होता है, दूसरे हम इतना इंतजार नहीं कर सकते कि कब कौन सा लीडर किस जहाज में सफर करने वाला है। मीर हमजा बोला, लीडर के अलावा भी समाज में ऐसे तबके मौजूद हैं जो अगर तैयारे में सवार हों तो भारतीय हुकूमत शदीद दबाव में आ सकती है। शौकत अली ने कहा, क्या तुम्हारी मुराद भारत के आला कारोबारी तबके से है? मीर हमजा ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, मेरी मुराद भारत के कारोबारी VIP तबके से भी है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन ये सब बातें हम जहां बैठकर तय नहीं कर सकते। हमें भारत के किसी बड़े शहर में बैठकर ये सारा मंसूबा तैयार करना होगा, कोई ऐसा शहर जहां से बोइंग अंदरूनी परवाजों पर आते जाते रहते हों। शौकत अली ने शेर खान से कहा, मीर हमजा ठीक कह रहा है। शेर खान ने मीर हमजा से सवाल किया, तुम्हारे ख्याल में हमें किस शहर में जाना चाहिए? मीर हमजा सोचने के बाद बोला, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास, ऐसे बड़े शहरों से हमें गुरेज करना चाहिए। मेरी राय में हमें लखनऊ जाकर किस्मत आजमानी चाहिए। मैं लखनऊ के हवाई अड्डे पर 4 साल ग्राउंड सर्विस करता रहा हूँ। वहाँ के ग्राउंड स्टाफ से मेरी अच्छी खासी वाकफियत भी है और उनमें से किसी को मालूम नहीं कि मैं जहाद कश्मीर में शरीक हो चुका हूँ। वो यही समझते हैं कि मुलाजमत से अलग होने के बाद मैं बम्बई में अपना कारोबार कर रहा हूँ। लखनऊ एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ के जरिए हमारे रास्ते की कई रुकावटें दूर हो सकती हैं। मुजाहिद शाहिद अली ने शौकत अली की तरफ देख कर कहा, शौकत भाई, लखनऊ में हमें कोई खुफिया ठिकाना मिल सकता है क्या? हमारे लिए होटलों में ठहरना खतरे का बायस बन सकता है। शौकत अली बोला, मेरे भाई, भारत के हर शहर के मुसलमानों को कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी से दिली हमदर्दी है और वो हर तरह से उनकी मदद करने को हर वक्त तैयार हैं। लखनऊ में भी दूसरे शहरों की तरह हमारा एक खुफिया ठिकाना मौजूद है जहाँ के मुजाहिद हमारे साथ पूरा ताउन करेंगे। मैं इन सब मुजाहिदों को जानता हूँ। अगर आपने लखनऊ को ही अपना हाइड आउट बनाने का फैसला कर लिया है तो मैं आपके साथ जाऊंगा। मीर हमजा कहने लगा, मैं तो लखनऊ से ही इस मिशन को शुरू करने का मशवरा दूंगा। शेर खान ने कहा, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो हमें कोई एतराज नहीं। शाहिद अली ने भी इस फैसले की तायद की। उसके साथ ही कहा, लेकिन हमारे साथ मजीद कम से कम 2 मुजाहिद होने चाहिए। शौकत अली ने कहा, इसका इंतजाम लखनऊ में ही हो जाएगा। लखनऊ के मुजाहिद बड़े जाले मुजाहिद हैं और इतने पढ़े लिखे जरूर हैं कि अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं। मीर हमजा ने कहा, आपका इस मिशन पर तब रवाना होने का इरादा है? शेर खान बोला, इसका फैसला तो शौकत भाई ही कर सकते हैं। हम तो आज ही रवाना होने को तैयार हैं। शौकत अली कहने लगा, मैं तो खुद इस मिशन को जितनी जल्दी हो सके शुरू करना चाहता हूँ ताकि अपने लीडर को जितनी जल्दी हो सके भारतीय फौज के मजालिम से निजात दिलाई जा सके। आखिर यह तय हुआ कि चारों मुजाहिद मुंह अंधेरे जालंधर जाने वाली पहली लारी से रवाना हो जाएंगे। शौकत अली और मीर हमजा रात को ही चले गए। शेर खान और शाहिद अली मुंह अंधेरे खुफिया ठिकाने से निकलकर लारी अड्डे पर पहुंच गए। शौकत अली और मीर हमजा पहले ही से वहां मौजूद थे। ये चारों मुजाहिद अलग अलग होकर लारी में सवार हुए। शौकत अली का पहले लखनऊ जाने का ख्याल था, लेकिन अपने साथियों के जज्बात को देखते हुए वो भी उनके साथ ही रवाना हुआ। जालंधर तक वो खैरियत से पहुंचे। खतरा सिर्फ इंटेलिजेंस वालों का ही हो सकता था, लेकिन चारों मुजाहिद जम्मू के देहातियों के भेस में थे, इसलिए उन पर किसी को शक न हुआ। जालंधर से वो कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। लखनऊ में दूसरे दिन तीसरे पहर पहुंचे। लखनऊ स्टेशन की इमारत से बाहर आकर वो चारों एक जगह मिल गए। शौकत अली को मालूम था कि उन्हें किस जगह पहुंचना है। उन्होंने एक टैक्सी ली और दरियाए गोमती का पुल उबूर करके एक खास इलाके में से गुजरते हुए एक जगह आकर उन्होंने टैक्सी छोड़ दी और पैदल रवाना हुए। एक पब्लिक कॉल ऑफिस से शौकत अली ने अपने खास मुजाहिद को, जो लखनऊ की खुफिया तंजीम का लीडर था, फोन किया और उसे बुलाया। 10 मिनट के बाद खुफिया तंजीम का लीडर, जिसका फर्जी नाम हम अशरफ रख लेते हैं, वहां अपनी जीप लेकर पहुंच गया। 4 मुजाहिद जीप में बैठे और जीप उनके लखनऊ वाले खुफिया ठिकाने की तरफ रवाना हो गई। वहां उन्हें 3 और मुजाहिद भी मिले। चाय की एक प्याली पीने के बाद उनकी अहम तरीन मीटिंग शुरू हो गई। सबसे पहले ये फैसला किया गया कि लखनऊ आने वाली और लखनऊ से मुख्तलिफ शहरों को अंदरूने मुल्क जाने वाली परवाजों का चार्ट हासिल किया जाए और ये भी देखा जाए कि करीब तरीन परवाजों में जिन
मुसाफिरों की बुकिंग हो चुकी है, उनमें कोई आम शख्सियत है या नहीं। मीर हमजा दूसरे रोज़ लखनऊ के एयरपोर्ट पर गया और वहाँ अपने पुराने साथियों से मुलाकात की। उसने उन्हें बताया कि मैं कारोबार के सिलसिले में रात को ही बजरिया कार लखनऊ आया हूँ और चंद एक रोज़ यहाँ क़याम रहेगा। मीर हमजा दोपहर तक एयरपोर्ट पर रहा। इस दौरान उसने अंदरून मुल्क मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की परवाज़ों का एक चार्ट भी हासिल किया और कुछ दूसरी ज़रूरी मालूमात भी हासिल की और खुफिया ठिकाने पर वापस आ गया।